हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। जो आज का हमारा वीडियो है वो उपयोगिता विश्लेषण या यूटिलिटी एनालिसिस से संबंधित है और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के व्यू से भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है और ये मान लीजिए कि अपना सिलेबस एक तरीके से यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो भी हमने वीडियोज में देखा था वो इकोनॉमिक्स के एक बेसिक के बारे में था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जो हमारा आज का वीडियो है वो उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित है और अगर हम उपयोगिता को समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने मिर्ची वाला खाना खा लिया जिसमें आपको मिर्ची लग रही है, आपको पानी पीना है। जैसे ही आप पानी पीते हैं, चीनी खाते हैं या शहद ले लिया कि यार मिर्ची लग रही है, थोड़ी बहुत मिर्ची कम हो, तो उस समय जो पानी पीने से, शहद खाने से जो आपको एक संतुष्टि मिल रही है वही हमारी उपयोगिता है। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिलती है वह हमारी उपयोगिता है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब उपयोगिता की कुछ हमारी विशेषताएं होती हैं। कुछ जो इसकी विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं कुछ इस तरीके से हैं। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज रिलेटिव, यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल एंड फोर्थ वन इज यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। अब हम इन विशेषताओं के बारे में विस्तार से देखते हैं कि सबसे पहले यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव या उपयोगिता भागवत है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उपयोगिता है वो इसका संबंध मनुष्य की मानसिक संतुष्टि से होता है और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति शराब पी रहा है उसके लिए शराब की उपयोगिता है, परंतु जो आदमी शराब नहीं पी रहा है उसके लिए शराब की कोई उपयोगिता नहीं है। मान लीजिए मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मेरे लिए कॉफ़ी की उपयोगिता है। जो चाय पीता है उसके लिए चाय की उपयोगिता है। मेरे लिए कॉफ़ी की कोई उपयोगिता नहीं है, चाय की कोई उपयोगिता नहीं है, सामने वाले के लिए कॉफ़ी की कोई उपयोगिता नहीं है। तो व्यक्ति से डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस होती है और वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए किस वस्तु की ज़्यादा उपयोगिता है। तो जो हमारी पहली विशेषता है उपयोगिता से रिलेटेड वो है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। मीन्स यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। फिर जो है इसकी दूसरी विशेषता है यूटिलिटी इज रिलेटिव, या इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं जो उपयोगिता है वह सापेक्षित होती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो वस्तु है उसकी उपयोगिता एक समान नहीं रहती, वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। अब जैसे कि ये सर्दियों का मौसम है तो हमें इस समय स्वेटर की आवश्यकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में हमें स्वेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये समय के साथ हमारे बदलता रहता है। यूटिलिटी की एक टाइम पे हो सकता है हमारी किसी एक वस्तु की उपयोगिता है, लेकिन दूसरे टाइम में हम दूसरी वस्तु की उपयोगिता की डिमांड करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को आप समझे कि पहले हम कंप्यूटर का यूज करते थे, डेस्कटॉप का, लेकिन आजकल डेस्कटॉप का बहुत कम यूज लोग कर रहे हैं। फिर लैपटॉप आने लग गए, जो और एडवांस है वो टैबलेट का यूज करने लग गए, और मोबाइल ने तो आजकल इन सबको ही ख़त्म कर दिया कि एक समय में जो जिसकी उपयोगिता होती है वो दूसरे समय में उसकी उपयोगिता चेंज हो सकती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यूटिलिटी इज रिलेटिव या उपयोगिता सापेक्षिक है। उपयोगिता से रिलेटेड जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है यूटिलिटी इज नॉट इसेंशियल यूजफुल, या उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। हम इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल अध्ययन नहीं करते कि किसी चीज़ को खाने से हमें बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हम केवल ये देखते हैं कि यार इससे हमें संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कोई आदमी गांजा खा रहा है, चरस ले रहा है। गांजा और चरस हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, उससे उसको संतुष्टि मिल रही है।
तो हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि यार तू ये मत खा, तुझे नुकसान हो रहा है। उसको जिस चीज़ से संतुष्टि मिल रही है उसी चीज़ का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लाभ या हानि की हम चर्चा नहीं करते हैं। जैसे किसी को शराब पीने से उपयोगिता मिल रही है, अब शराब भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, सिगरेट भी नहीं है, और आप भी इस तरीके की चीज़ें मत लिया करो, बेकार होती है। और जो इसकी चौथी विशेषता है वह है यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी। यह उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र है। वही है जो हमने ऊपर बात की थी कि उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, और यही कि इसमें हम नैतिकता की बात नहीं करते। जिससे मुझे उपयोगिता मिल रही है, भले ही वो मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, लाभदायक हो, कैसी हो, वो मेरे लिए, मुझे उपयोगिता मिल रही है, बस बात खत्म। तो उपयोगिता से रिलेटेड सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। जो इसकी डेफिनेशन है वह ये थी कि किसी वस्तु का उपभोग करने से जब हमें संतुष्टि मिलती है तो उसको हम उपयोगिता कहते हैं। फिर इसकी हमने कुछ 4 विशेषताएं देखी हैं। अगर आपको और विशेषताएं दिखें 5, 6, 7 जितनी आप करना चाहो कर लो। मुझे मुख्यतः 4 विशेषताएं लगती हैं, मैंने 4 विशेषताएं बताई है। पहला है यूटिलिटी सब्जेक्टिव, या उपयोगिता भागवत है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। सेकंड है यूटिलिटी इज रिलेटिव, उपयोगिता सापेक्षिक है। मतलब इसका यह है कि एक टाइम पे जो हमें उपयोगिता मिल रही है दूसरे टाइम पे उससे हमें उपयोगिता मिले या नहीं मिले कोई ज़रूरी नहीं है। एक समय के साथ ही उपयोगिता बदलती रहती है। थर्ड वन इज यूटिलिटी इज नॉट इसेंशियल यूजफुल, या उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, कि इसमें हम देखते नहीं है कि भाई किसी चीज़ का उपभोग करने से हमें लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एंड फोर्थ वन इज यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से आप कह सकते हैं इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे के समान से ही है। जो फोर्थ है उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र है, कि इसमें हम नैतिकता की बात नहीं करते, जिसको जिस चीज़ से उपयोगिता मिल रही है वो उस चीज़ का सेवन करता है। फिर हम उपयोगिता के विश्लेषण से संबंधित 3 जो धारणाएं हैं या 3 सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि जो सबसे पहले जो उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया था वह गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि ये जो गणनावाचक जो विश्लेषण है ये दिया गया है यह सही नहीं है। फिर उन्होंने एक क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में सिद्धांत दिया, और इसको तटस्थ वक्र विश्लेषण या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। और फिर जो तीसरे हैं उन्होंने कहा कि ना गणनावाचक है ना क्रमवाचक है, उन्होंने एक अपना अलग ही सिद्धांत दिया जो प्रकट अधिमान विश्लेषण या रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस कहा जाता है। इन तीनों के ही बारे में हम डिटेल में करेंगे, और ये तीनों ही हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आप इसको याद रख लेना कि इसका विश्लेषण दिया किसने था, मार्शल और पिगू इसमें मुख्यतः माने जाते हैं। वैसे तो मार्शल और पिगू के अलावा और भी अर्थशास्त्री थे, जैसे ड्यूपिट है, गोसेन है, वालरस है, मेंजर है, जेवंस है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, लेकिन मुख्यतः हम यही मानते हैं कि मार्शल और पिगू। अब इतने सारे नाम कौन याद करे, आप दो ही नाम याद कर लेना कि मार्शल और पिगू ने गणनावाचक विश्लेषण को विकसित किया था। अब जैसे कि इसके नाम से आपको दिख रहा है गणनावाचक, मतलब गणना की जा रही है कि उपयोगिता को हम माप रहे हैं कि चाय पीने से हमें 5 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई या 10 वस्तु के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। मतलब जब हम उपयोगिता को संख्या के रूप में माप सकते हैं, तो इसमें यही आप याद रखना गणनावाचक या कार्डिनल, जब हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। या कई बार आप देखते हैं, आप चाय पीने जाते हैं, चाय वाले ने आपसे एक चाय के 5 रुपए मांगे और आपने 5 रुपए दे दिए, क्योंकि आपको पता है यार इस चाय से मुझे 5 रुपए के बराबर ही उपयोगिता मिल रही, तो आपने उपयोगिता को रुपीज की टर्म्स में मान लिया। जैसे कि आप देखते हैं कि दूध को लीटर में मापा जाता है, वजन को केजी में मापा जाता है। तो जो हमारे वालरा थे उन्होंने उपयोगिता को यूटिल में प्रयोग किया। यूटिल एक को इन्होंने इकाई दे दी कि किसी चीज का उपभोग करने से मुझे 5 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 10 यूटिल के बराबर उपयोगिता हो रही है। और फिशर ने वन टैप का यूज किया था कि
चाय पीने से मुझे 15 वन टेक के बराबर उपयोग, ये केवल इकाई दी है। वोल्ट्रा ने यूटिल का प्रयोग किया था, फिशन ने वन टेक का किया था। इसमें आप ये जरूर याद रख लीजिएगा कि जो उपयोगिता है उसको संख्या के रूप में मापा जाता है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत। अब हम इसकी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की कुछ मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं को लेके चलता है इसके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं, क्या क्या है। जो इसकी पहली मान्यता है वह है रेशनल कंज्यूमर या विचारवान उपभोक्ता। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को विचारमान या बुद्धिमान माना गया है। इसमें बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कोई पागल है, वो कोई इस तरीके का आदमी है, मंदबुद्धि आदमी है, उस तरीके का इसमें अध्ययन नहीं किया जाएगा। कि हम मानते हैं कि जो उपभोक्ता है वो बुद्धिमान है और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है, कि वो सभी चीज़ों को उसने सोच समझ के अपने पैसे खर्च करेगा कि मुझे टीवी लेना है, मुझे कौन सा टीवी लेना है, कौन सा टीवी अच्छा चल रहा है और किस टीवी की कितनी कीमत है, क्या मैं ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहा। वो हर चीज़ को सोच समझ के अपना खर्च करता है। कि जो इसमें पहली मान्यता है वह है कि कंज्यूमर इज रैशनल या उपभोक्ता विचारवान है, वो हर चीज़ को सोच समझ कर करता है। सेकंड वन इज कार्डिनल यूटिलिटी या गणनावाचक उपयोगिता। जो यही है कि इसमें उपयोगिता को संख्या के रूप में मापा जा सकता है। इसके नाम से दिख रहा है गणनावाचक, कि जिसको गणना की जा सके और संख्याओं के रूप में इसको मापा जा सकता है, या मुद्रा के रूप में भी माप सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी या स्वतंत्र उपयोगिता। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वह हमारी स्वतंत्र है। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है ए और बी, तो ए वस्तु की उपयोगिता का बी वस्तु की उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि दोनों की उपयोगिता हमें अलग अलग मिल रही है और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। कि जो ये एक वस्तु की मात्रा का प्रभाव वो दूसरे वस्तु पर नहीं पड़ता। हम मान के चलते हैं कि भाई दोनों वस्तु की ए वस्तु हमारे लिए अलग है, बी वस्तु हमारे लिए अलग है और दोनों से हमें अलग अलग उपयोगिता मिल रही है। ठीक। जो चौथा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। वैसे तो सीमांत उपयोगिता की धारणा का हम बाद में अध्ययन करेंगे ही इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी ये सबसे इम्पोर्टेंट मान्यता है। जो शुरुआत की तीन है, रेशनल कंज्यूमर, कार्डिनल यूटिलिटी और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप जब इसके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसके बारे में जरूर लिखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से हमने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 90 रुपये। तो जो हमारे 90 रुपये है उसकी भी इतनी ही वैल्यू है जितनी 100 रुपये की थी। हमारे लिए 90 रुपये की उपयोगिता कम नहीं होगी। अब मान लीजिए हमारे पास 100 से कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। तो 100 रुपये से हमें जितनी उपयोगिता मिल रही थी 200 रुपये से ही हमें उतनी ही उपयोगिता मिल रही है। कि जो मुद्रा के रूप में जो उपयोगिता मिल रही है वो हमारी कांस्टेंट है। इस मान्यता को हम इसलिए लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ का डिस्क्राइब करते हैं मुद्रा के रूप में तो वो वेरिएट नहीं हो जाए या विचलित नहीं हो जाए, तो हम इसमें मान के चलते हैं कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वह स्थिर है। जो इसकी पांचवी मान्यता है वह है डिजिबिलिटी या विभाज्य। इसका मतलब यह है कि वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। वस्तु के उपयोग की जाने वाली मात्रा में निश्चित समायोजन किया जा सके, कि जो भी हमारी उपयोगिता है उसको हम छोटी से छोटी इकाई में विभक्त कर सकते हैं। कि मान लीजिए एक कप चाय से 5 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली, आधे कप से 2.5 के बराबर मिली, उससे कम से 2 रुपये के बराबर मिली, फिर उससे कम से 1.5 के बराबर, फिर 1 के बराबर, जैसे जैसे कम होता जा रहा है। मतलब इसको जितनी छोटी इकाई में बांट सकते हैं हम बांट सकते हैं। तो जो है ये इसकी 5 मान्यताएं हैं। वैसे तो इसकी और भी मान्यताएं होती है, जैसे कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, और जो कुल उपयोगिता है वो व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। इनके बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में देखेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि उपयोगिता क्या होती है,
उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या है, फिर जो उपयोगिता से संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने देखा कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है, उसके बाद में क्रमवाचक आया, फिर प्रकट अधिमान सिद्धांत आया। फिर हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में देख रहे थे। हमने देखा कि जहाँ उपयोगिता को गणना के रूप में, संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, वह गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है। फिर हमने देखा था कि जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है, सबसे पहले मार्शल और पिगू ने दिया था, और वाल्ड्रा ने उपयोगिता के माप के लिए यूटिल का प्रयोग किया था, और फिशर ने वॉन टेप का यूज किया था। फिर इसके बाद में हमने देखा कि जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की कुछ मान्यताएं हैं, मान्यताओं के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया था। जो इसकी पहली मान्यता थी वो थी रेशनल कंज्यूमर या विचारवान उपभोक्ता। सेकंड थी कार्डिनल यूटिलिटी या गणनावाचक उपयोगिता। थर्ड थी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी या स्वतंत्र उपयोगिता। फोर्थ थी मार्जिनल यूटिलिटी, मनी इज कांस्टेंट या फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। और फिफ्थ वन इज डिजिबिलिटी या विभाज्य। इन पांचों के बारे में हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो उपयोगिता से संबंधित जो भी विभिन्न धारणाएं होती हैं, जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। फिर उसके बाद हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है या दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। ये जो वीडियो के जो कंटेंट है, ये मैंने टी.आर. जैन और ओ.पी. खन्ना की 12th क्लास की एक रेफरेंस बुक आती है, वहाँ से देखा है, वीके पब्लिकेशन की। आप इसको किसी भी किताब से देख लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करते हुए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब आप देख लेना, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि किताब से पढ़ना, सीरीज और पासबुक से अभी मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, आप सभी के पास मेरा नंबर है। बाकी आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।